और इस लेक्चर में हम लोग दो ऐसे टॉपिक पे बात करने वाले हैं जिन टॉपिकों को पढ़ाया ही नहीं जाता है। जैसे हमारा पहला टॉपिक है स्थिर विद्युत प्रेरण इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन, और जब यह हम कंप्लीट कर लेंगे तो जस्ट सेकंड टॉपिक स्टार्ट करेंगे, और जिस टॉपिक का नाम रहेगा परावैद्युत पदार्थ, या जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग और समझते हैं कि स्थिर विद्युत प्रेरण क्या होता है। स्थिर विद्युत प्रेरण क्या होता है, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले हम समझने का यह प्रयास करते हैं कि जब कोई आवेशित पदार्थ क्या होता है और अनावेशित पदार्थ क्या होता है। तो ये हमने आपको फर्स्ट चैप्टर के पहले लेक्चर में ही समझा दिया था। अगर आप वो लेक्चर नहीं देखें तो ये ध्यानपूर्वक समझिए। कोई देखो, चार्ज तो हर एक पदार्थ में होता है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन तो हर एक पदार्थ में होते हैं। तो क्या उन पदार्थों को आवेशित पदार्थ कहा जा सकता है? तो नहीं। जैसे यहां पे आपको ये मार्कर दिख रहा है, दो मार्कर, अगर इन दोनों मार्कर को हम आपस में रगड़ दें तब ये हो सकता है कि जिसके पास ज्यादा इलेक्ट्रॉन है वो इलेक्ट्रॉन को त्याग देगा। अगर इसके पास 20 इलेक्ट्रॉन है, इसके पास 15 इलेक्ट्रॉन है, तो यह 5 इलेक्ट्रॉन अपने में से निकाल के इसको दे देगा। लेकिन अगर यह नॉर्मल ऐसे अलग अलग जगहों पर रखा हुआ है तो क्या कोई भी पदार्थ एक दूसरे में से इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करेंगे? नहीं करेंगे। तो कहने का मतलब ये कि जब यह अलग अलग पदार्थ ऐसे नॉर्मल किसी जगह पे रखे हुए हैं तो इनको हम आवेशित पदार्थ नहीं कहेंगे, क्योंकि ये आवेशित नहीं है। यानी ये ना तो किसी चार्ज को अपने अंदर ग्रहण किए हैं और ना ही इन्होंने किसी चार्ज को अपने से निकाल के किसी दूसरे पदार्थ में दिया है। लेकिन अगर इन दोनों को आपस में हम रगड़ दें और इस पे यदि 20 इलेक्ट्रॉन है, इस पे 15 इलेक्ट्रॉन है, तो ये 5 इलेक्ट्रॉनों का त्याग कर देगा और इस प्रकार से ये दोनों पदार्थ आवेशित पदार्थ कहलाएंगे, क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रॉनों की संख्या पहले से ज्यादा हो गई, यानी इस पे अधिक चार्ज हो गए। तो इसको हम कहेंगे, इलेक्ट्रॉन जब ज्यादा होगा तो ऋणावेशित पदार्थ कहा जाएगा ये, और इसमें धनावेश ज्यादा होगा चूंकि इलेक्ट्रॉन का त्याग दिया है, ऋण वाले वैल्यू को इधर दे दिया है। जो इलेक्ट्रॉन ऋणात्मक होता है, ऋणात्मक को इधर ट्रांसफर कर दिया है, तो ये धनात्मक बन जाएगा और इसको धनावेशित पदार्थ कहते हैं। तो इस प्रकार से पदार्थ का जो है अनावेशित और आवेशित पदार्थ हमारे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। जो पदार्थ इलेक्ट्रॉन का त्याग करती है वो हमारा हो जाता है क्या? धनावेशित पदार्थ, और जो पदार्थ इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करती है वो हो जाता है ऋणावेशित पदार्थ। उसी प्रकार से, लेकिन यह भी ध्यान रखना है कि अगर उन वस्तुओं को हम नहीं रगड़ते हैं तो वे वस्तुएं आवेशित वस्तु नहीं है। आवेश है उस पे, हर एक वस्तु पे आवेश है, परंतु वो आवेशित वस्तु नहीं कहलाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और यहां पे अगर हम देखें तो अगर सबसे पहले इसका परिभाषा लिखना चाहें तो हम क्या लिखेंगे? तो हम लिखेंगे कि जब किसी आवेशित चालक को अनावेशित विद्युत रोधी पदार्थ के पास लाया जाता है, विद्युत रोधी पदार्थ के पास लाया जाता है, तो अनावेशित चालक के पास वाले सिरे पर, तो अनावेशित चालक के पास वाले सिरे पर, तो अनावेशित चालक के पास वाले सिरे पर विजातीय तथा दूरवर्ती सिरे पर सजातीय आवेश आ जाते हैं, और इसी घटना को हम कह सकते हैं ना, या इस क्रिया को स्थिर विद्युत प्रेरण कहते हैं। स्थिर विद्युत प्रेरण कहते हैं। बात क्लियर?
एक बार पहले परिभाषा समझ लेते हैं, फिर मैं समझाने का प्रयास करता हूं। जब किसी आवेशित चालक को, आवेशित चालक अभी आपको हम बता ही दिए कि कोई पदार्थ आवेशित तभी होता है जब वह तो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण किया है या इलेक्ट्रॉन का त्याग किया है, ठीक है। जब किसी आवेशित चालक को अनावेशित विद्युत रोधी, अनावेशित मतलब जो ना तो कोई पदार्थ जो ना इलेक्ट्रॉन को ग्रहण किया है और नहीं इलेक्ट्रॉन का त्याग किया है, और विद्युत रोधी का मतलब इसमें धारा भी प्रवाहित नहीं हो रही है। तो ये एक ऐसा पदार्थ है जब किसी चालक पदार्थ को किसी अनावेशित विद्युत रोधी पदार्थ के पास हम लोग क्या करते हैं, ले जाते हैं, तो अनावेशित चालक के पास वाले सिरे पर विजातीय तथा दूर वाले सिरे पर, दूरवर्ती मतलब दूर वाले सिरे पर सजातीय आवेश आ जाते हैं, और इस क्रिया को हम लोग कहते हैं स्थिर विद्युत प्रेरण। इस क्रिया को कहते हैं स्थिर विद्युत प्रेरण। और ये टॉपिक आपको बहुत देखने को मिलता है, पर वहां पे समझाते नहीं हम लोग, उसको बस बता देते हैं कि भाई यहाँ पे माइनस यहाँ पे प्लस, बस, और आगे बढ़ जाते हैं। इसको ध्यानपूर्वक समझने का प्रयास कीजिए। कहने का मतलब ये कि यहाँ पे एक हम मटेरियल ले लेते हैं, ध्यानपूर्वक समझिए। यहाँ पे एक हम मटेरियल ले लिए, आप देख लीजिए, ये एक स्टैंड है और इस स्टैंड के ऊपर एक मटेरियल है, आप समझिए। और इस मटेरियल पे हमको पता है ये अनावेशित पदार्थ है। कौन सा पदार्थ है ये? अनावेशित। अनावेशित यानी अभी ये आवेशित नहीं हुआ है। आवेश तो सब पदार्थ में है, लेकिन आवेशित अभी नहीं हुआ है। और जब इसके पास हम किसी दूसरे पदार्थ को लेके आए और ये आवेशित पदार्थ है, ये कौन सा पदार्थ है? आवेशित पदार्थ है। जब आवेशित पदार्थ होगा तो या तो वो धनावेशित होगा और नहीं तो वो होगा ऋण आवेशित। तो मान के चलते हैं कि यह अगर आवेशित पदार्थ है तो ये धन आवेशित पदार्थ है। कौन सा पदार्थ है? धन आवेशित। यह हमारा जो है धनावेशित पदार्थ है, धनावेशित पदार्थ। अब ध्यान दीजिए, ये तो अनावेशित पदार्थ था, लेकिन चार्ज तो इसमें भी है, लेकिन ये आवेशित नहीं है। और यह आवेशित पदार्थ है, यानी ये इलेक्ट्रॉन किसी दूसरे पदार्थ को दे चुका है, जिसके कारण इस पे प्रोटॉन की संख्या अधिक हो गई, यानी धनावेश अधिक, धन वाला चार्ज अधिक हो गया, इसलिए इसको धनावेशित पदार्थ कहा गया। और जब इसी धनावेशित पदार्थ को, जब किसी आवेशित चालक को अनावेशित विद्युत रोधी पदार्थ के पास, मतलब अब ये अनावेशित विद्युत रोधी पदार्थ है, जब इसको इसके पास हम लेके आएंगे तो क्या होगा, ध्यान से समझिए। अनावेशित चालक के पास वाले सिरे पर, अब यहाँ पे एक दूसरे के पास वाला सिरा ये है, तो पास वाले सिरे पर विजातीय, विजातीय का मतलब अगर ये प्लस है तो यहाँ पे माइनस, और दूर वाले सिरे पर सजातीय यानी यहाँ पे प्लस, क्या होता है? आवेश उत्पन्न हो जाता है, अपने आप आवेश उत्पन्न हो जाता है। और इसी क्रिया को तो हम कहते हैं स्थिर विद्युत प्रेरण। क्रिया को क्या कहते हैं? स्थिर विद्युत प्रेरण। हमारे ख्याल से आपको बात समझ में आया होगा कि जब किसी आवेशित पदार्थ को किसी अनावेशित विद्युत रोधी पदार्थ के पास ले जाते हैं, तो इस अनावेशित पदार्थ के पास वाले सिरे पर विजातीय आवेश, विजातीय का मतलब अगर यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे माइनस आएगा। विजातीय का मतलब अलग अलग, सजातीय का मतलब एक समान। तो विजातीय आवेश यानी यहाँ पे अगर प्लस है तो यहाँ पे आएगा माइनस। आप देख सकते हैं यहाँ पे माइनस चार्ज अपने आप। क्यों? क्योंकि ये प्लस वाले माइनस वाले को अपने तरफ खींच लेगा और खींच के एक तरफ कर लेगा, क्योंकि ये प्लस चार्ज है। और जो इसमें प्लस चार्ज है उसको वो एक साइड भेज देगा, तो माइनस वाला इधर आ जाएगा और प्लस वाला उस साइड चला जाएगा। तो आप देखिए ये सेपरेट हो गए चार्ज, इधर प्लस और इधर माइनस। तो इस प्रकार से इसी घटना को हम कहते हैं स्थिर विद्युत प्रेरण कहते हैं। क्या कहते हैं इस घटना को? स्थिर विद्युत प्रेरण। थोड़ा सा और आगे समझते हैं। अगर इसको हम पृथ्वीकृत कर देते हैं, ध्यान से समझिए, यानी इस वाले सिरे को जब हम पृथ्वी से जोड़ देते हैं तो हमको पता है कि जब पृथ्वी का विभव तो 0 होता है, जब पृथ्वी से जोड़ेंगे तो होगा क्या? तो होगा यही कि ये सारा प्लस वाला सिरा पहुंच जाएगा कहाँ पे? पृथ्वी के अंदर। यानी जितने भी प्लस चार्ज हैं इस सिरे पर, वो सारे प्लस चार्ज कहाँ चले जाएंगे? पृथ्वी के अंदर। तो आप कहोगे सर क्या माइनस चार्ज भी तो जाएंगे? नहीं, माइनस चार्ज को तो ये तो आकर्षित करके रखा हुआ है, क्योंकि ये प्लस है और ये माइनस है, तो इसको ये उधर जाने ही नहीं देगा। तो जब ये पृथ्वीकृत होगा तो इसका चित्र हमको देखने को कुछ इस तरीके से मिल जाएगा कि यहाँ पे हमारा ये स्टैंड हो जाएगा। इसका चित्र कुछ इस तरीके से देखने को मिलेगा कि ये तो प्लस वाला चार्ज सारा चला गया पृथ्वी के अंदर, तो यहाँ पे बच गया केवल माइनस चार्ज। बात क्लियर है? और ये हमारा ये वाला प्लस,
कुछ इस प्रकार से हमको देखने को मिलेगा। इसलिए कहा जाता है कि जब किसी पदार्थ को हम, अब ऐसे जब हम धारिता पढ़ते हैं, आगे आपको संधारित्र पढ़ाएंगे, अगले लेक्चर में हम लोग यही पढ़ने वाले हैं संधारित्र। जब किसी संधारित्र को यहाँ पे माइनस चार्ज देते हैं तो यहाँ पे अपने आप प्लस चार्ज डेवलप हो जाता है। ये बच्चों को बताया जाता है किसके कारण? इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन होता क्या है ये समझ में अब आया होगा कि जैसे ही जब इसको माइनस चार्ज देते हैं तो जब माइनस चार्ज वाले को लेके आएंगे तो इस वाले सिरे पर प्लस चार्ज अपने आप इधर आ जाएगा, प्लस वाला चार्ज क्या हो जाएगा? अपने आप आ जाएगा। या फिर अगर इस पे हम प्लस चार्ज देते हैं तो यहाँ पे अपने आप क्या हो जाएगा? ये सब पे आ जाएगा माइनस चार्ज। कारण अब देख ही रहे हैं, यहाँ पे समझाए हैं, जब प्लस चार्ज वाले को लेके आएंगे तो दूसरे पदार्थ में जो माइनस चार्ज है वो एक सिरे पर आ जाएगा और प्लस वाला चार्ज एक सिरे पर, और इसको पृथ्वी से जोड़ देंगे। जब इसको पृथ्वी, मतलब यहाँ भी प्लस वाला चार्ज यहाँ पे आ जाएगा और माइनस वाला चार्ज इस साइड आ जाएगा। जब इसको पृथ्वी से जोड़ देंगे तो ये सारे प्लस चार्ज कहाँ चले जाएंगे? पृथ्वी के अंदर चले जाएंगे और इस प्रकार से एक सेपरेट हमको मिलेगा, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड भी मिल जाएगा माइनस से प्लस चार्ज की तरफ। इसी क्रिया को तो कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन, स्थिर विद्युत प्रेरण। अपने आप प्रेरण हो जाना, अपने आप प्रेरित हो जाना, किसी दूसरे पदार्थ में अपने आप चार्ज को डेवलप कर लेना। तो आपको समझ में आया होगा हमारे ख्याल से कि जब किसी पदार्थ के सामने आवेशित पदार्थ को किसी अनावेशित पदार्थ के साथ ले जाते हैं तो उसके पास वाले सिरे पर इसके विजातीय आवेश, इसके जैसे विजातीय आवेश, मतलब यहाँ पे प्लस है तो माइनस, माइनस होगा तो प्लस आवेश अपने आप उत्पन्न हो जाता है। चलो यहां तक नोट कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं। तो अगला टॉपिक हम लोग का है, आप देख सकते हैं, परावैद्युत, जिसको बोलते हैं डाई इलेक्ट्रिक। ये टॉपिक भी बहुत ही अच्छा टॉपिक है, लेकिन बुक में उतना डिटेल से नहीं दिया रहता है। आप लोग ध्यान से समझिए डाइलेक्ट्रिक होता क्या। सबसे पहले तो यह ध्यान रखिए कि परावैद्युत पदार्थ जो है, परावैद्युत पदार्थ यह एक अचालक पदार्थ होता है, अचालक पदार्थ होता है। यह एक अचालक पदार्थ होता है। अचालक मतलब ये जिससे धारा प्रवाहित नहीं होती हो। बात क्लियर है? यह एक अचालक पदार्थ होता है, परंतु यह अचालक पदार्थ यानी इसमें एक अलग ही गुण होता है। यह गुण हर एक अचालक पदार्थ में नहीं पाया जाता है। डाइलेक्ट्रिक मटेरियल में, डाइलेक्ट्रिक मटेरियल तो होता है अचालक पदार्थ, लेकिन कुछ इसमें अलग एक गुण पाया जाता है, जिस गुण के कारण इसका एक और नाम दिया गया, परावैद्युत पदार्थ, डाइलेक्ट्रिक मटेरियल। ठीक है ना? तो समझते हैं हम डाइलेक्ट्रिक मटेरियल क्या है। तो डाइलेक्ट्रिक मटेरियल को अगर देखा जाए तो इसे दो भागों में हम बांट देते हैं। कितने भागों में? दो भागों में। एक भाग हमारा बन जाता है, इधर हम बोलते हैं ध्रुवीय परावैद्युत या अध्रुवीय परावैद्युत, अध्रुवीय परावैद्युत, और एक हो जाता है हमारा ध्रुवीय परावैद्युत, ध्रुवीय परावैद्युत। इसको देखें तो इसको बोलते हैं नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक, नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक, इसको बोलते हैं पोलर डाइलेक्ट्रिक, पोलर डाइलेक्ट्रिक। तो ये हमारे दो प्रकार के परावैद्युत पदार्थ होते हैं। तो दोनों में क्या क्या बात है, क्या क्या खासियत है भाई, कि ये अध्रुवीय और ध्रुवीय परावैद्युत में क्या क्वालिटी है, तो समझिए। ध्रुवीय पदार्थ जो होते हैं, इनमें जो डायपोल का वैल्यू होता है वो होता है हमारा 0। इलेक्ट्रिक डायपोल का वैल्यू होता है 0। अध्रुवीय परावैद्युत पदार्थ में जो हमारा द्विध्रुव का वैल्यू होता है वो हो जाता है 0, परंतु ध्रुवीय पदार्थ में डाइलेक्ट्रिक मोमेंट का वैल्यू 0 नहीं होता है। ठीक है? आगे हम ये भी बताएंगे कि डाइलेक्ट्रिक पदार्थ को जब इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाता है तो फिर क्या कुछ परिवर्तन देखने को मिलता है, ये भी समझाएंगे। क्योंकि आगे हम लोग धारिता, जब संधारित्र पढ़ेंगे तो संधारित्रों के बीच में जब समानांतर प्लेट संधारित्र पढ़ेंगे तो उन प्लेटों के बीच में एक टॉपिक आता है कि जब परावैद्युत डाल देते हैं, परावैद्युत पदार्थ डाल देते हैं,
तब उसका जो संधारित्र होता है उसका वैल्यू क्या होता है, तो वो भी हम लोग समझेंगे। पहले यहाँ समझिए कि अध्रुवीय पदार्थ जिसका क्या होता है, वो इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट जो होता है वो हमारा 0 होता है, और जो पोलर वाला जो ध्रुवीय पदार्थ जिसको कहते हैं, इसके डाइलेक्ट्रिक जो होता है, डाइलेक्ट्रिक बोलते हैं, इलेक्ट्रिक मोमेंट जो होता है 0 नहीं होता है। थोड़ा सा एग्जांपल लेके समझिए, जैसे H2 मतलब हाइड्रोजन। हाइड्रोजन जो है यहाँ पे देखिए 2 एटम से मिलकर बनता है, और ये दोनों एटम जो होते हैं, इन दोनों एटम के जो धनावेश और ऋणावेश जो होता है इसके सेंटर पे ही होता है। क्योंकि अगर यहाँ पे हाइड्रोजन की हम बात करें तो हाइड्रोजन में एक यहाँ पे प्रोटॉन हो जाएगा, और इसके बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन ऐसे चक्कर लगाएगा। इलेक्ट्रॉन क्या होगा, चक्कर लगाएगा। अच्छा, इलेक्ट्रॉन जो चक्कर लगाएगा आप समझिए, तो उसका जो चक्कर लगाने का जो पथ होगा ये तो एक वृत्तीय पथ होगा, और उसका जो सेंटर होगा वो तो बीच में ही होगा जहाँ पे प्रोटॉन स्थित है। समझ रहे हो ना? तो इलेक्ट्रॉन का सेंटर हो जाएगा यहाँ पे, और प्रोटॉन का सेंटर भी यहाँ पे, यानी माइनस और प्लस जब एक ही सेंटर पर आ जाते हैं, एक ही जगह पे बैठ जाते हैं, तब वहां पे इलेक्ट्रिक विद्युत द्विध्रुव उत्पन्न नहीं होता है, उसका कोई इलेक्ट्रिक डायपोल नहीं होता है। क्योंकि विद्युत द्विध्रुव तो हम पढ़े हैं कि यहाँ पे एक होता है हमारा माइनस क्यू चार्ज और एक होता है प्लस क्यू चार्ज, और इन दोनों के बीच में कुछ डिस्टेंस होता है, तब ना विद्युत द्विध्रुव होता है। अगर ये माइनस और प्लस को हम एक ही बिंदु पे ला के रख दें तो उसका विद्युत द्विध्रुव होगा, नहीं होगा। तो विद्युत द्विध्रुव नहीं होगा, इसका मतलब विद्युत द्विध्रुव का वैल्यू 0 हो जाएगा, पी का वैल्यू 0 हो जाएगा, किसमें, अध्रुवीय पदार्थ में। तो हाइड्रोजन जो अणु होते हैं इनके प्लस और माइनस जो होते हैं सेंटर पे ही होते हैं, जिसके कारण इनका इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट जो होता है, यानी विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण जो होता है वो 0 हो जाता है। इसका अगर एक और एग्जांपल की बात करें तो हम CO2 ले सकते हैं, और CO2 में कार्बन यहाँ पे और यहाँ पे 2 ऑक्सीजन, इनका भी वही कहानी होता है, ठीक है ना। इनमें जो प्लस और माइनस जो होते हैं ये इलेक्ट्रॉनों का त्याग ग्रहण नहीं करते हैं, सारा सेंटर पे ही होता है, जिसके कारण इनका भी इलेक्ट्रिक डायपोल हमारा जो होता है वो 0 होता है। परंतु ध्रुवीय पदार्थ की बात करें तो इनका इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट यानी विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का वैल्यू 0 नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर देखें तो H2O या HCl ले सकते हैं, HCl में अगर देखें तो हाइड्रोजन जो है एक इलेक्ट्रॉन का त्याग करके क्लोरीन को एक इलेक्ट्रॉन दे देता है, जिसके कारण यहाँ पे माइनस चार्ज हो जाता है और यहाँ पे हमारा प्लस चार्ज होता है। अब आप देख रहे हैं इस HCl को तोड़ने पे यहाँ पे प्लस यहाँ पे माइनस, और प्लस और माइनस जब 2 अलग अलग जगहों पे 2 चार्ज होगा तो हमको पता है कि इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट क्रिएट हो जाएगा, क्योंकि माइनस और प्लस इन दोनों के बीच में कुछ डिस्टेंस हो, एक सेपरेट डिस्टेंस सेपरेट हो, तो यहाँ पे इसका इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट होगा, यानी जिसका इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट 0 नहीं होता है। कहने का मतलब ये, तो ये पदार्थ होता है ध्रुवीय पदार्थ जिसका इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट 0 नहीं होता है। HCl के बाद एक और एग्जांपल इसका H2O हो सकता है। इसका एग्जांपल H2O। H2O में ऑक्सीजन यहाँ पे हो जाएगा और हाइड्रोजन एक यहाँ पे और दूसरा यहाँ पे। तो हाइड्रोजन क्या करेगा, हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन को देगा, ये वाला हाइड्रोजन, और एक इलेक्ट्रॉन ये, यानी यहाँ पे एक प्लस चार्ज, यहाँ पे एक प्लस चार्ज, और यहाँ पे माइनस में 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। तो यहाँ पे देखिए एक इलेक्ट्रॉन अगर दो इलेक्ट्रॉन हो गया यहाँ पे, और दोनों इलेक्ट्रॉनों को अलग अलग करते हैं तो एक माइनस चार्ज एक प्लस चार्ज यहाँ पे डायपोल बनाएगा, और एक माइनस चार्ज एक प्लस चार्ज यहाँ पे डायपोल मोमेंट बनाएगा, यानी यहाँ पे डायपोल मोमेंट क्रिएट होगा। तो जिसके कारण यह जी होगा, ये भी हमारा ध्रुवीय पदार्थ है। यानी कहने का सीधा सीधा मतलब यह हुआ कि ध्रुवीय पदार्थ का इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट, यानी इसको हिंदी में कहें तो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण 0 नहीं होता है, और इसका विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण 0 होता है। यहां तक बात क्लियर होगा हमारे ख्याल से। अब आगे बढ़ते हैं, इसको नोट कर लीजिए। चलिए, तो अगला जो है, अब क्या करते हैं, अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही है, ठीक है ना, कि जब परावैद्युत पदार्थ को हम विद्युत क्षेत्र में डाल देते हैं, विद्युत क्षेत्र आपको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड, तो जब उसको हम इलेक्ट्रिक फील्ड में डाल देते हैं तो इन दोनों में क्या परिवर्तन देखने को मिलता है, ये दोनों सेम रहता है। चलिए ध्यानपूर्वक समझिए। तो अध्रुवीय यानी नॉन पोलर, ध्रुवीय यानी पोलर। तो अध्रुवीय पदार्थ को मान के चलते हैं कि अभी नॉर्मल, अगर इसका यहाँ पे एक मान लेते हैं, एक ये मटेरियल है हमारा,
और इस मटेरियल में हमको पता है कि छोटे छोटे हमको क्या देखने को मिलेंगे, परमाणु देखने को मिलेंगे। सब में छोटे छोटे परमाणु से मिलकर बना हुआ ये है ना पदार्थ, ये छोटे छोटे हमको परमाणु देखने को मिलेंगे इसमें नॉर्मल। और हमको पता है कि नॉर्मल अगर इसको अभी हम इलेक्ट्रिक फील्ड में नहीं रखे हैं तो इस अवस्था में इसका जो प्लस और माइनस चार्ज होगा वो एक सेंटर पे होगा, जिसके कारण इसका जो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होता है वो जीरो होता है। ये स्टार्टिंग में ही आपको समझाए थे हम, प्लस माइनस। ये हम बना रहे हैं अलग अलग, लेकिन अलग अलग होता नहीं है, ध्यान रखिएगा। ये अलग अलग दिखने के लिए बना रहे हैं, दोनों एक ही पॉइंट पे होते हैं, प्लस और माइनस दोनों, ठीक है ना। जिसके कारण यहाँ पे विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण यानी इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट क्रिएट नहीं हो पाता है और इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट यहाँ पे जीरो है। कब? जब हम इसको विद्युत क्षेत्र में नहीं रखे हैं तब, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड भी यहाँ पे जीरो है। विद्युत क्षेत्र में अभी हम इसको नहीं रखे हैं। अब क्या करते हैं, अब इसी मटेरियल को, नॉन पोलर पदार्थ को, डाइलेक्ट्रिक मटेरियल को, नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक को अब हम डाल देते हैं एक इलेक्ट्रिक फील्ड में। अब डाल देते हैं हम कहाँ पे? इलेक्ट्रिक फील्ड में। ध्यान दीजिएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड में हम डाल देते हैं। ये हमारा हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड है। जब हम इसको इलेक्ट्रिक फील्ड में डाल देंगे तो हमको क्या कुछ देखने को मिलेगा, तो आप समझिए, हमको पता है कि जब बहुत इलेक्ट्रिक फील्ड बना हुआ हो और इलेक्ट्रिक फील्ड में जब किसी चार्ज पे को हम रखते हैं तो उस चार्ज पे एक बल लगता है और वह बल किसके बराबर होता है? F बराबर Q इंटू ई के। अच्छा, तो जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड में डाल देंगे तो ये प्लस माइनस दो को चार्ज है ना, तो इन दोनों चार्ज पे तो बल लगेगा ये, और प्लस चार्ज पे बल उसके दिशा में, विद्युत क्षेत्र की दिशा में लगता है, माइनस चार्ज पे बल इसके विपरीत दिशा में लगता है, जिसके कारण माइनस चार्ज इधर आ जाएगा, प्लस चार्ज इधर आ जाएगा। समझो, पहले ये दोनों चार्ज एक ही बिंदु पर था, लेकिन अब क्या हुआ, अब ये दोनों चार्ज सेपरेट हो गए। सेपरेट क्यों हो गए? क्योंकि प्लस चार्ज पे बल लगा इधर, ऐसे समझो, यहाँ पे समझा देते हैं, ठीक है ना, फिर मिटा देंगे उसको। ये ऐसे समझो, यहाँ पे एक हाइड्रोजन का अणु है और यहाँ पे हमारा है प्रोटॉन जिसपे होता है प्लस चार्ज, ठीक है ना, और इसके बाहरी कक्षा में कौन घूम रहा है? इलेक्ट्रॉन, नॉर्मल। जब हम क्या किए कि इसको हम एक इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिए, तो हमको पता है प्रोटॉन एक प्लस चार्ज है, तो इस पे एक बल लगाएगा, विद्युत क्षेत्र क्या करेगा? बल लगाएगा, और इस इलेक्ट्रॉन पे भी एक बल लगाएगा, जिसके कारण इन दोनों का जो सेंटर एक ही बिंदु पे था ये अलग अलग हो जाएगा। अब ये मान लेते हैं इलेक्ट्रॉन इस पथ पर ना घूम के अब थोड़ा सा ऐसे घूमने लगे, कारण कि इलेक्ट्रॉन पर एक इधर बल लग रहा है इधर, तो इलेक्ट्रॉन थोड़ा सा इधर खसक के और इस तरीके से घूमने लगे, तो इसका सेंटर तो यहाँ पे आ गया। तो दोनों का जो सेपरेशन है वो थोड़ा सा अलग अलग हो जाएगा। जो चित्र में हम यहाँ पे दिखा रहे हैं, माइनस चार्ज अलग हो जाएगा और ये प्लस चार्ज हमारा अलग हो जाएगा। अब जिसके कारण यहाँ पे एक विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण डेवलप होगा, क्योंकि दोनों चार्ज जब अलग अलग होगा तो हमको पता है विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण उत्पन्न होगा, क्योंकि प्लस और माइनस चार्ज के बीच लगने वाला बल दोनों, ठीक है ना। यानी अब यहाँ पे विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण जीरो नहीं होगा। कहने का सीधा सीधा मतलब यह हुआ, P का वैल्यू जीरो नहीं होगा। कब जीरो नहीं हुआ? जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड भी लगा दिए, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू यहाँ पे जीरो नहीं है। आप ध्यान दीजिए, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू जब जीरो था तो P का वैल्यू भी जीरो था, लेकिन जैसे हम यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दिए वैसे ही यहाँ पे इसका कुछ इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट भी हुआ, और यहाँ पे सेपरेशन एक बन जाता है। आप देखो यहाँ पे अगर हम इसको सेपरेट करें, यहाँ पे लाइन खींच देते हैं, ठीक है ना। सेपरेशन से क्या होता है, आप देखो ये हमारा प्लस चार्ज और ये माइनस चार्ज, ये दोनों एक दूसरे को निरस्त कर देंगे और ये प्लस और ये माइनस एक दूसरे को समाप्त कर देंगे। तो इस वाले सिरे पे हमारा प्लस चार्ज और इस वाले सिरे पे हमारा क्या क्रिएट हो जाएगा? माइनस चार्ज क्रिएट हो जाएगा। यानी जब परावैद्युत पदार्थ को हम किसी विद्युत क्षेत्र में रखते हैं तो विद्युत क्षेत्र में जैसे ही रखते हैं तो प्लस चार्ज एक तरफ आ जाता है और माइनस चार्ज एक तरफ आ जाता है। ध्यान से समझ रहे हैं इस बात को, ठीक है। यानी छोटा सा अगर चित्र बनाकर देखें हम, तो जब हम परावैद्युत पदार्थ को किसी विद्युत क्षेत्र में रखेंगे तो इधर हमारा आ जाएगा माइनस चार्ज, इधर या अंदर भी रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, इधर माइनस चार्ज
और इधर हमारा क्या हो जाएगा, प्लस चार्ज। अच्छा, इस इलेक्ट्रिक फील्ड जो बाहर से लगाए इसको आउटर इलेक्ट्रिक फील्ड E0 ले लेते हैं या E0 पढ़ते हैं उसको। अच्छा, जब अंदर प्लस और माइनस चार्ज, अब देख रहे हैं प्लस चार्ज एक तरफ सेपरेट हो गया, माइनस चार्ज एक तरफ सेपरेट हो गया। अच्छा, ये प्लस माइनस एक दूसरे को समाप्त कर देंगे अंदर वाले, ठीक है ना। तो ये प्लस और माइनस भी एक इलेक्ट्रिक फील्ड बना लेगा, समझ रहे हो ना। यहाँ पे प्लस से माइनस की तरफ जो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होता है यहाँ पे, तो ये अंदर का इलेक्ट्रिक फील्ड होगा EI, ठीक है ना। यानी अब यहाँ पे अगर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड अगर हम आपसे पूछें तो बताओ, इस अंदर वाले इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर, बाहर वाले इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू ज्यादा किसका होगा, बाहर वाले का। इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू ज्यादा बाहर वाले का होगा, और बाहर वाले का इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, अंदर वाले का इलेक्ट्रिक फील्ड इधर। तो अब नेट इलेक्ट्रिक फील्ड अगर हम आपसे पूछें तो बाहर वाले इलेक्ट्रिक फील्ड में से अंदर वाले इलेक्ट्रिक फील्ड को हम माइनस कर लेते हैं, ये निकलता है हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड। आगे हम जब संधारित्र पढ़ाएंगे अगले लेक्चर में तो वहां पे बात क्लियर होगा, ये वैल्यू याद रखिएगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हम जब निकालें तो बाहर वाले के इलेक्ट्रिक फील्ड में से माइनस कर दिए अंदर वाले के इलेक्ट्रिक फील्ड, चूंकि डायरेक्शन अलग अलग है तो उतना इलेक्ट्रिक फील्ड को तो ये अंदर वाला मार देगा, समझ रहे हो ना। तो कुछ इस प्रकार से हमको देखने को मिलता है जब अध्रुवीय पदार्थ को हम विद्युत क्षेत्र में रख देते हैं, तब कुछ इस प्रकार से अंदर भी इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हो जाता है। यहां तक बात समझ में आई होगी। आगे देखते हैं, ध्रुवीय पदार्थ को जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तब क्या कुछ देखने को हमको मिलता है। तो देखो, जब यहाँ पे एक ले लेते हैं मटेरियल जो कि होगा हमारा ध्रुवीय पदार्थ, ये ध्रुवीय पदार्थ, ये इसमें भी कुछ एटम होंगे, कुछ परमाणु से मिलकर बना होगा। अब ध्यान यह रखना है, देखो ये एक व्यवस्थित रूप से नहीं रहते हैं, ध्रुवीय जो पदार्थ होते हैं ये व्यवस्थित रूप से उपस्थित नहीं रहते हैं, ठीक है ना। ये अलग अलग टेढ़ा मेढ़ा इधर उधर करके इनका डायरेक्शन रहता है, यानी कोई ऐसे रहेगा, कोई सीधा रहेगा, कोई ऐसे रहेगा, कोई ऐसे रहेगा, समझ रहे हो ना। ये नहीं, इनका जो प्लस और माइनस चार्ज जो है ये भी सेपरेट नहीं रहते, ठीक है। यानी कहने का मतलब यहाँ पे प्लस माइनस, तो यहाँ पे प्लस माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस। अब यहाँ पे डायरेक्शन पूछे विद्युत द्विध्रुव का, तो माइनस से यहाँ पे क्या होगा, प्लस की ओर कि प्लस से माइनस की ओर, तो माइनस से प्लस की ओर, यहाँ पे देख रहे हो ना, माइनस से प्लस की ओर, यहाँ पे ऊपर प्लस माइनस, ये माइनस से प्लस की ओर, ये भी माइनस से प्लस की ओर, माइनस से प्लस की ओर, माइनस से प्लस की ओर। अब तुम देखो इन सबका विद्युत द्विध्रुव तो अलग अलग है, किसी का ऊपर, किसी का नीचे, किसी का इधर, किसी का उधर। तो ये सारे विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण जो है, जब इन सबको टोटल नेट विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण निकालेंगे तो ये नेट विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का वैल्यू हो जाता है 0। कारण है कि विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण एक सदिश राशि है, और सदिश राशि को जब हम जोड़ेंगे तो एक का डायरेक्शन ऊपर, एक का डायरेक्शन नीचे, दोनों को जोड़ेंगे 0, एक का डायरेक्शन इधर, एक का डायरेक्शन उधर, उन दोनों को जोड़ेंगे 0, क्योंकि व्यवस्थित रूप से तो ये अंदर होते ही नहीं है, तो इसलिए इनका नेट विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या हो गया, 0। कब, जब अभी इसको हम इलेक्ट्रिक फील्ड में नहीं रखे हैं तब, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड भी यहाँ पे क्या है, 0 है। तो जब इलेक्ट्रिक फील्ड 0 तो नेट विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण भी 0 हो गया। कुछ इसी प्रकार से व्यवस्था उसमें भी देखने को मिला। देखिए अध्रुवीय पदार्थ में भी जब विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, जब इलेक्ट्रिक फील्ड 0 था तो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण 0 था। तो यहाँ भी हमको ध्रुवीय में मिला कि जब हम विद्युत क्षेत्र 0 रखें तो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण भी 0 हुआ। यानी पदार्थ डाइलेक्ट्रिक पदार्थ में वो ध्रुवीय हो या नॉन ध्रुवीय हो कोई मतलब नहीं है, वैल्यू हमारा सेम आ रहा है। अब चलो चेक कर लेते हैं जब इसको इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तब क्या होता है। चलो यहाँ पे अब इसको हम रखते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड में, यहाँ पे ठीक है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड में टेढ़ा मेढ़ा आप चाहो तो बना सकते हो, उससे कोई दिक्कत नहीं है, जैसे तुम्हारी इच्छा, ठीक है ना। अब इसको रखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड में, यानी एक पहले से इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे बना हुआ है। अब जैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड में हम इसको रखेंगे तो हम सबको पता है कि फिर यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड एक बल लगाएगा और माइनस वाले चार्ज को एक तरफ सेपरेट कर लेगा, यानी माइनस वाला चार्ज और प्लस वाला चार्ज।
प्लस वाले चार्ज पे बल विद्युत क्षेत्र की दिशा में लगता है, यानी प्लस वाला चार्ज पे बल उस दिशा में लगेगा, इसलिए प्लस वाला चार्ज सब उधर सेपरेट हो जाएगा, इस प्रकार से कुछ। और माइनस वाला चार्ज इधर सेपरेट हो गया, यहाँ पे आ गया इस दिशा में। अब देखो सब प्लस माइनस अलग अलग जगह पे सेपरेट हो गया, तो यहाँ पे इनका एक विद्युत द्विध्रुव होगा इधर, समझ रहे हो ना, इस प्रकार से माइनस से प्लस की ओर। तो अब देखो यहाँ पे जब इलेक्ट्रिक फील्ड हम जीरो नहीं रखें, यानी कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड था, तो नेट विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण भी कुछ होगा। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड में हम इसको रखें, तो क्या इसका विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण जीरो होगा? नहीं, कुछ ना कुछ विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होगा, क्योंकि सब सेपरेट हो गए हैं। तो इस प्रकार से हमको यह देखने को मिल रहा है कि द्विध्रुवीय अध्रुवीय पदार्थ हो या ध्रुवीय पदार्थ हो, दोनों को जब इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे, समझ रहे हो ना, तो उनके अंदर वाला भी या उनके अंदर के अणु भी, परमाणु भी एक इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप कर लेंगे, समझ रहे हो ना, एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्या कर लेंगे? डेवलप कर लेंगे। यहाँ पे अगर इसको सेपरेट करें तो यहाँ भी एक इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो जाएगा। ये प्लस माइनस एक दूसरे को समाप्त कर देगा, और इधर हमारा बचेगा प्लस और इधर बचेगा माइनस, यानी विपरीत दिशा में एक इलेक्ट्रिक फील्ड वो भी बनाएगा, प्लस से माइनस की ओर, प्लस से माइनस की ओर। बात समझ में आ रहा है? यानी सीधा सीधा मतलब यह हुआ कि जब हम परावैद्युत पदार्थ को किसी विद्युत क्षेत्र में रखते हैं, तो उस परावैद्युत पदार्थ के अंदर भी एक विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, जो बाहर वाले विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में होता है। तो यहां भी जब हम विद्युत क्षेत्र निकालें, नेट विद्युत क्षेत्र, तो पहले तो हमारा होगा बाहर का विद्युत क्षेत्र, और तब माइनस में हो जाएगा अंदर का विद्युत क्षेत्र, यानी कुछ दोनों में कुछ हमको सिमिलरिटी दिख रहा है। चलो, तो ये था हमारा परावैद्युत पदार्थ की कहानी, जो कि आपके एनसीईआरटी बुक का टॉपिक है, इंपोर्टेंट टॉपिक था। फिर अगले लेक्चर में हम लेके आएंगे आपका संधारित्र। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।